तो बेसिकली इस डायग्राम से तो हम फैमिलियर हैं, ठीक। ओके, ये जो डायग्राम है इससे हम फैमिलियर हैं, क्योंकि हम जो स्टडी कर रहे हैं लगातार, जिसको हम पढ़ रहे हैं, तो वो इसी बारे में पढ़ रहे हैं। मतलब इस ये क्या होता है कि ये दोनों किससे बना हुआ है, तो ये क्या कहते हैं, एक मिनट, ये गलत है, ये गैमेटोजेनेसिस से है, ठीक। गैमेटोजेनेसिस ना, उसके बाद तो स्पर्मेटोजेनेसिस हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे oogenesis। तो पहले अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। हमने ये देखा था कि स्पर्मेटोजेनेसिस है वो कितने पार्ट में आपको डिवाइड है। तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस है ये आपका दो पार्ट में डिवाइड है। पहला है स्पर्मेटिड, दूसरा है स्पर्मेटोगोनियसिस, ठीक। तो बेसिकली हमने जो स्पर्मेटिड था उसे पढ़ लिया था, उसमें पूरी यही साइकिल को एक्सप्लेन कर रहा था। अब हम आगे के बारे में पढ़ेंगे। तो सेकंड जो हमारा पार्ट है वो क्या है, स्पर्मोजेनेसिस, ठीक। स्पर्मोजेनेसिस है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉन मोटाइल राउंडेड हैप्लॉइड स्पर्मेटिड इनटू फंक्शनल एंड मोटाइल स्पर्मेटोजोआ। इसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। बेसिकली क्या हो रहा है कि कहने का ये मतलब है कि ट्रांसफर होना, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन होना मतलब होता है कि बदलाव होना या फिर किसी चीज का ट्रांसफर होना ऑफ नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल मोटाइल मतलब बेसिकली क्या होता है आपको ये जानना पहले जरूरी है। MOTILE, मोटाइल है क्या, मोटाइल कौन सी चीज होती है। तो मोटाइल मतलब क्या होता है कि मोटाइल मतलब होता है कि वो चीज जो आराम से घूम फिर सके, जैसे कि हम हुए, आप हुए, हम लोग क्या है, हम लोग मोटाइल कर सकते हैं, ठीक। अब उसी में जुड़ गया नॉन। तो नॉन मतलब हो जाता है कि वो चीज जो घूम फिर ना सके, जो मतलब एक जगह से दूसरी जगह ना जा सके। फॉर एग्जाम्पल अगर हम टेबल की बात करें तो क्या टेबल मतलब चल चल के अपनी दूसरी जगह जाएगा, नहीं। मोबाइल फोन हो गया, पेन हो गया, बुक हो गई, कॉपी हो गई, तो सब क्या चीजें, सब नॉन मोटाइल है, ठीक। लिविंग थिंग्स क्या है, ये मोटाइल है। तो सेम वही चीज कि जो मतलब नॉन मोटाइल जो चीजें होती हैं उनका जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जब उनका वो बदलाव होता है, वो जब एक जगह से एक चीज से दूसरी चीज में वो ट्रांसफर होते हैं, ठीक। तो उनकी बात चल रही है। वो अगर रखते हैं राउंडेड शेप में है और हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड मतलब एन फॉर्म में है, ठीक। हैप्लॉइड मतलब क्या है, एन फॉर्म में है। स्पर्मेटिड इनटू, जैसे कि हमने बात बताई थी कि स्पर्म्स होते हैं, तो कुछ स्पर्म्स जो कि मूव नहीं कर सकते, जो कि नॉन मोटाइल है, जो मोटाइल नहीं कर सकते, और वो एन फॉर्म में है, ठीक है। एन फॉर्म में है और रखते हैं। एन फॉर्म में होने के बाद उनका जो फंक्शंस होता है, जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि मिलियंस ऑफ जो स्पर्म्स होते हैं वो फीमेल के वैजिना में इंटर करते हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ एक स्पर्म होता है जो कि एग को डिफ्यूज करता है, ठीक। बाकी सब क्या हो गए, बाकी सब क्या करते हैं, बाकी सब का कोई फंक्शंस नहीं हुआ। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे स्पर्मोजेनेसिस, ठीक है। द मेन एम ऑफ इज टू इंक्रीज द स्पर्म मोटेलिटी। इसका मेन एम क्या होता है, इसका जो मेन एम होता है बेसिकली होता है कि स्पर्म के मोटेलिटी रेट को इंक्रीज करना। मोटेलिटी मतलब कि स्पर्म बहुत आराम से मोटाइल हो, मतलब बहुत आराम से या कहते हैं मूव करे, उसको इंक्रीज करना। अब इसमें कुछ फॉलोइंग चेंजेस हैं। अब जो फॉलोइंग चेंजेस ये आती हैं वो चीजें हैं, जैसे कि पहले हम ए बात करें तो क्या है, इसमें कहता है चेंज इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में परिवर्तन होना, मतलब न्यूक्लियस में किसी भी तरह का चेंजेस लाना। न्यूक्लियस बिकम कंडेंस, नैरो एंड entirely pointed due to loss of RNA, nucleus and most of the protein। बेसिकली कहना ये चाहता है कि जो न्यूक्लियस होता है बिकम कंडेंस। कंडेंस मतलब क्या होता है, कंडेंस जैसे कि समझो कोई चीज फैली हुई है, ठीक है, कोई चीज फैली हुई है, जैसे कि कोई पॉलिथीन अगर हम लेते हैं, तो बेसिकली पॉलिथीन समझो, ये पॉलिथीन बैग है, ये पॉलिथीन बैग इस तरह से है, अभी ओपन है, लेकिन जब इसको क्या करेंगे, हम बर्न कर देंगे, इसको जला देंगे, तो कितना ही छोटा सा फॉर्म हो जाएगा। तो कंडेंस मतलब क्या होता है, एकदम एकत्रित होना, एकदम समझो एकदम जुड़ा हुआ होना, ठीक। और नैरो, नैरो मतलब छोटा। जिस तरह से अगर पॉलिथीन हमने जला दी, एग्जाम्पल दे रहे हैं, अगर हमने पॉलिथीन जला दी और जलाने पर कैसे होगा, जो पॉलिथीन इतनी बड़ी बैग थी वो जो कहते हैं छोटा हो छोटा जाएगा, और साथ ही साथ क्या कहते हैं कंडेंस मतलब एकदम सुकुड़ सा जाएगा, ठीक।
तो क्या होता है कि न्यूक्लियस में चेंज कैसे लाना, जैसे कि न्यूक्लियस कैसा हो जाता है कि कंडेंस हो जाता है, एकदम जुड़ जाता है और नैरो मतलब छोटा हो जाता है। फिर जो उसका एंटायरली पॉइंटेड होता है, एंटायरली मतलब जैसे कि ये होता है, इस तरह से होता है। तो ये जो है पॉइंटेड, ये जो है पॉइंटेड, ये क्या कहते हैं, अगर इसमें आरएनए, न्यूक्लियोलस और कुछ प्रोटीन की कमी हो जाती है तो इस वजह से क्या हो जाता है कि ये जो होता है स्पर्म नॉन मोटाइल हो जाता है, मतलब ये घूम फिर नहीं सकता। तो कोई भी अगर स्पर्म कहते हैं कैसे नॉन मोटाइल हुआ, उनके न्यूक्लियस में जैसे चेंजेस आ गई। तो न्यूक्लियस में कैसे चेंजेस आ गई कि समझो कि उस न्यूक्लियस वो डका बहुत कंडेंस हो गया है, बहुत छोटा हो गया है, और उसका जो आगे का पॉइंटेड है वो बहुत मतलब क्या हो गया है, मतलब उसमें उसमें क्या क्या लूज हो गया है। तो उसमें ना ही आरएनए है, ना ही न्यूक्लियस है, ना ही किसी तरह का प्रोटीन है। तो उससे क्या हो जाएगा कि जो स्पर्म है इसमें कहते हैं ये खामियां है कि कोई इसका वर्क नहीं हो सकता है। द हेरिडिटियल मटेरियल डीएनए क्लोज्ड पैक। क्योंकि आप सबको ये पता है कि जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, वो बहुत ही ज्यादा मतलब हर किसी में इकट्ठा होता है, पैक्ड होता है, ठीक। फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम। एक्रोसोम क्या होता है, एक्रोसोम ACROSOME। तो बेसिकली अगर इसका डायग्राम देखोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तुमको पहले डायग्राम दिखाते हैं, रुको। ये देखो, ये न्यूक्लियस, ये क्या है, ये स्पर्म, ठीक। अब देखो एक्रोसोम कहाँ है, तो एक्रोसोम ये है, एकदम ऊपर के सतह पे ये है। न्यूक्लियस कहाँ है, यहाँ है। ये हेड पोर्शन है, मतलब ये आगे का पोर्शन स्पर्म का, ठीक, हेड पोर्शन है। ये जो आउटर है ये क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और जो ये अंदर का है ये प्रॉक्सिमल सेंट्रोल्स है, ठीक। हमने जब पढ़ा था प्रॉक्सिमल सेंट्रोल सेल के बारे में तो हमने क्या पढ़ा था कि जो प्रॉक्सिमल सेंट्रोल सेल होता है वो क्या करता है, तो बेसिकली वो स्पर्म को प्रोटीन देता है, उसको निरश करने का काम करता है, ठीक। उसके बाद ये क्या है, ये नेक है इसका, समझो सब एक तरह से ये इंसान है इस तरह से, ठीक। ये उसका नेक, ये उसका सिर है, यहाँ पे नेक होगा, इतना जो होगा बॉडी होगा, और लास्ट में जब वो रुकेगा तो उसका क्या हो जाएगा, वो टेल हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह ये नेक है इसका। अब क्या है, ये यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो क्वेश्चन है ये क्या है, ये माइक्रोकॉन्ड्रिया है। तो माइक्रोकॉन्ड्रिया आप देखो तो ये पतली पतली ऐसी लाइन नहीं बनी इस तरह से गोली गोली, तो ये जो है ये माइक्रोकॉन्ड्रिया है। माइक्रोकॉन्ड्रिया स्पाइरल्स है। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि माइक्रोकॉन्ड्रिया क्या होता है। तो जो माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है वो एटीपी को अपने साथ लेके चलता है, इसलिए हम माइक्रोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं, करेंसी ऑफ सेल्स, ठीक, करेंसी ऑफ एनर्जी बोलते हैं। क्योंकि इसमें कहते हैं ये बहुत सारी एनर्जी को अपने साथ लेके चलता है। अब ये जो पोर्शन है जैसे कि मैंने बताया कि समझो ये इंसान है, इंसान का ये सिर है, ये उसका नेक है और इसकी बॉडी है पूरी। तो ये जो वाला पोर्शन है ये क्या हुआ, मिडिल पीस। तो कुछ चीजें आपको बहुत आराम से नहीं चाहिए कि समझो आपको ये हेड होना चाहिए, जैसे कि आप समझो कोई सपोज कोई इंसान है तो आपने हेड याद कर लिया, उसका सिर हुआ, फिर उसका गला आएगा, फिर मिडिल पोर्शन मतलब उसकी जो बॉडी का पूरा बीच का पोर्शन होगा वो आएगा, ठीक। अब आपको चीज याद होना चाहिए कि सबसे पहले क्या आएगा, एक्रोसोम आएगा, उसके बाद न्यूक्लियस आएगा, ठीक। जो आउटर लेयर होता है आपको चीज पता है कि आउटर लेयर को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर प्रॉक्सिमल सेंट्रोल, देन आप नेक होक तो कभी भी लिख सकते हो, मेंशन कर सकते हो। उसके बाद जो एनर्जी देता है, जो उसको एनर्जिएट करता है कि आगे बढ़ो और उसको आगे बढ़ने में हेल्प करता है, तो वो कौन है, माइक्रोकॉन्ड्रिया। जैसे कि अगर हमको एनर्जी, जब हमारे शरीर में एनर्जी नहीं रहेगी तो हम दौड़ेंगे कैसे, हम अगर कुछ पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ेंगे कैसे, तो सेम उसी तरह माइक्रोकॉन्ड्रिया क्या है, तो वो एनर्जी देता है, ठीक। इसीलिए इसको हम करेंसी ऑफ सेल भी बोलते हैं। तो माइक्रोकॉन्ड्रिया जो होता है उसके पूरे मिडिल पोर्शन में होता है, ओके। फिर ये जो पोर्शन है, ये जो देख रहे हो आप ये वाला जिगजैग, इसको बोलते हैं रिंग सेंट्रोल, ओके। इसको क्या बोलते हैं, रिंग सेंट्रोल बोलते हैं। और उसके बाद ये जो यहाँ पे लास्ट पोर्शन आके रुकता है उसको हम टेल बोलेंगे। और साथ ही साथ टेल तो ठीक है अपनी जगह चल रहा है, उससे पहले जो आएगा वो क्या आएगा, एक्सिल फिलामेंट,
अब आपको अगर ये चीज समझ में आ गया, ठीक, ये आपको डायग्राम समझ में आ गया है, तब हम आगे पढ़ेंगे तो हमें कुछ लगते हैं चीजें समझ में आएंगी। क्योंकि सब अगर वो जो हम आगे पढ़ने वाले हैं चीजें, उनको समझने से पहले हमको डायग्राम को जानना बहुत जरूरी है। ओके, तो डायग्राम आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए कि पहले ऊपर क्या है, एक्रोसोम्स है। एक्रोसोम से पहले कौन सा, उसका एक्रोसोम के पहले क्या है, एक्रोसोम मेम्ब्रेन, मतलब एक्रोसोम को कवर करने के लिए जो ऊपर की सतह है वो क्या है, एक्रोसोम मेम्ब्रेन। ठीक, उसके बाद हेड है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रॉक्सिमल सेंट्रोल, नेक है, माइक्रोकॉन्डियल स्पाइरल, फिर मिडिल पीस, रिंग सेंट्रोल, एक्सल फिलामेंट, टेल। ओके, फिर डिस्टल सेंट्रोल। डिस्टल सेंट्रोल कौन सा सेंट्रोल होता है, तो बेसिकली डिस्टल सेंट्रोल ये जो पोर्शन होता है इस तरह से जब जाता है ये, तो ये जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं डिस्टल सेंट्रोल। और ये जो है ये क्या है, ये माइक्रोकॉन्डियल है। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको पढ़ेंगे तो हमें समझ में भी आएगा। फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम। अब हमको पता है, हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट बन चुका है, हमको अच्छे से पता है कि एक्रोसोम कहाँ होता है। ठीक, अब किस तरह से एक्रोसोम बनता है वो हम पढ़ेंगे। गोल्गी कॉम्प्लेक्स ऑफ स्पर्मेटिड प्रोड्यूस टू एक्रोसोम। जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि हम पढ़ते हैं ना गोल्गी बॉडीज, गोल्गी बॉडीज कैसे स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से होता है गोल्गी बॉडी का स्ट्रक्चर। तो यही चीज जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, ये क्या होता है यहाँ पे, कि जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है किसका, स्पर्मेटिड का, ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये एक्रोसोम को प्रोड्यूस करता है। तो अगर कभी आपसे क्वेश्चन हो कि एक्रोसोम को कौन प्रोड्यूस करता है, तो एक्रोसोम को प्रोड्यूस कौन करता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, किसका, वो भी स्पर्मेटिड का। स्पर्मेटिड का जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है वो एक्रोसोम को प्रोड्यूस करता है। ठीक, एक्रोसोम फॉर्म अ कैप इन द फ्रंट ऑफ न्यूक्लियस। ये हमको पता है कि जो एक्रोसोम है वो न्यूक्लियस में कैप की तरह आगे बना हुआ होता है। अगर आपको कहो कि कैसे कैप की तरह बना है, तो हमने अभी जस्ट डायग्राम देखा कि जब ये इस तरह से फॉर्मेशन हो रहा है इसका, तो यहाँ पे जब ये है और न्यूक्लियस तो यहाँ पे है ना, तो क्या ये कैप लाइक स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है, ये जो स्ट्रक्चर बन रही है कैप ही की तरह हो रहा है ना। जब बर्थडे वाला कैप होता है इसी तरह होता है ना, इस तरह से ऐसे उस तरह से लटका हुआ होता है। सेंटा वाला कैप भी इसी तरह होता है। तो ये क्या बना रही है, कैप लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है। ठीक, तो सेम उसी तरह जो एक्रोसोम होता है वो न्यूक्लियस के ऊपर, समझिए बच्चा है कोई, समझो यहाँ पे कोई बच्चा है, ये बच्चे का मुंह है, ये बच्चे का पैर है, ये बच्चे का हाथ है। अब बच्चे ने कैप पहन रखा है। ठीक, तो ये जो बच्चे का मुंह है ये क्या है, ये न्यूक्लियस है। जो इसने कैप पहना है वो क्या है, एक्रोसोम है। ओके, और जो बच्चे का पैर है वो क्या हो जाएगा, टेल हो जाएगा। जो बच्चे का बीच वाला पार्ट है वो क्या हो जाएगा, मिडिल पीस हो जाएगा। और जो बच्चे का गला है वो तो नेक ही रहेगा। तो बच्चे का हेड, बच्चे का कैप, बच्चे का नेक, बच्चे का मिडिल पीस और बच्चे का टेल। ओके, ठीक, उसके बाद तो एक कैप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है न्यूक्लियस के ऊपर, न्यूक्लियस के एकदम जस्ट फ्रंट में ऊपर की तरफ। इट कंटेन अ लाइटिक एजेंट। ये कौन सा एजेंट कंटेन करता है, तो जो लाइटिक एजेंट है इसको ये कंटेन करता है। कि बेसिकली लाइटिक एजेंट का क्या काम होता है, अब ये जान लो पहले। तो जो लाइटिक एजेंट होता है, जिस सेल मेम्ब्रेन को, जो मतलब सेल एग का मेम्ब्रेन होता है, जैसे कि समझो ये एग है, ये फीमेल का एग है। अब इसको जो डिफ्यूज करने का काम होगा वो कौन करेगा, तो ये जो कैप है ये डिफ्यूज करेगा, ये पहले ऐसे इंटर करेगा। ठीक है, तो बेसिकली जो लाइटिक एजेंट होता है ये क्या काम करता है, तो ये जो एग का मेम्ब्रेन होता है, एग की जो मतलब ऊपर का जो लेयर होता है, जो ओवम होती है फीमेल्स का जो एग होता है उसको डिफ्यूज करने में ये काम करता है। ठीक, फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को प्रोसीड करने में। ओके, उसके बाद एक्रोसोम ऑफ मैमेलियन स्पर्म प्रोड्यूस स्पर्म लाइसिन कॉल्ड हाइड्रो सॉरी हाइड्रोलाइजोडेज। तो बेसिकली क्या होता है कि जो मैमेलियन मतलब जो मैमल्स का स्पर्म होता है, जो प्रोड्यूस करता है स्पर्म को, स्पर्म लाइसिन को, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं हाई हाइलरलाइजोनेज। ठीक,
बेसिकली अगर आप इसको नहीं भी लिखोगे तो आपका काम हो जाएगा, बस आपको ये पता होना चाहिए कि एक्रोसोम क्या होता है क्या नहीं, इतना पॉइंट भी आपके लिए काफी होगा। उसके बाद अगर हम डायग्राम की बात देखें तो ये डायग्राम हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें नोट में क्या लिखा है, पहले देखो नोट में क्या है। तो नोट में है इफ एक्रोसोम इज रिमूव, अगर स्पर्म में से जो ऊपर का ये जो एक्रोसोम पार्ट है अगर इसको रिमूव कर दिया जाए तो क्या होगा, इट विल फेल टू पेनिट्रेट एन ओम, मतलब कि जो स्पर्म है वो ओवम को पेनिट्रेट मतलब ओवम को डिफ्यूज करने में असफल हो जाएगा। तो बेसिकली आप खुद समझ सकते हैं कि एक्रोसोम का कितना इंपॉर्टेंट रोल है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए, ठीक। अब ये जो डायग्राम है इसको तो हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं कि जैसे कि 2n है, 2n से बात करते हैं उसने nn बनाया, फिर उसने क्या बनाया, फिर 2nn बनाया। तो ये जो प्रोसेस था जैसे कि हमको पता था कि पहले मल्टीप्लिकेशन फेज आता है, फिर मल्टीप्लिकेशन फेज के बाद क्या होता है, ग्रोथ स्टेज आता है। ग्रोथ स्टेज में फिर कहते हैं हमने ये भी देखा था कि सेकेंडरी स्टेज आता है, मैचुरेशन स्टेज, ये सब हम पढ़ चुके हैं, ठीक। तो ये जो डायग्राम है इससे तो आप वाकिफ ही हैं, ये कोई अनजान डायग्राम तो है नहीं, ठीक। तो अनजान इसमें क्या दिखाता है, ये चीज आपको पता ही है कि ये जो टेल पोर्शन है ये हेड पोर्शन है। अब इसमें अगर जो ऊपर का पोर्शन है वो क्या है, एक्रोसोम है, बेसिकली स्पर्म की बात चल रही है। तो जो प्राइमरी पहले स्पर्मेटोसाइट्स चलते हैं उसमें क्या होता है कि वो मियोसिस 1 प्रोसेस को चलता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। मियोसिस 2 प्रोसेस कब आता है, मियोसिस सेकंड तब आता है जब क्या कहते हैं वो एन एन से दो नए एन एन को फॉर्म करता है, ओके। नेक्स्ट अब हम क्या पढ़ेंगे, चेंज इन द सेंट्रियोल, सेंट्रियोल में चेंज होना। अब आप सोच रहे होगे सेंट्रियोल, कौन सा सेंट्रियोल, तो याद करो जो न्यूक्लियस के जस्ट नीचे इस तरह से सन लाइक स्ट्रक्चर बना था उसको बोलते थे ना हम लोग प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, उस सेंट्रियोल की बात चल रही है। अब सेंट्रियोल में अगर चेंज हो गया, परिवर्तन हो गया, तो क्या हुआ, द टू सेंट्रियोल्स of spermatid become arranged one after other behind the nucleus. The entire one is known as proximal centriole. जब दो सेंट्रियोल स्पर्मेटिड के अरेंज हो जाए मतलब एक साथ इकट्ठा बन एक साथ आ जाए जुड़ जाए, वन आफ्टर अदर बिहाइंड मतलब एक पहले दूसरे के आने से पहले एक न्यूक्लियस में तैयार हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे proximal centriole, okay। Now proximal centriole is usually located on the neck of spermatozoa। देखो हमको डायग्राम एक चीज याद रखना है, डायग्राम के बेस पे जितनी भी थ्योरीज हैं वो सब के सब डायग्राम के बेस पे हैं, इसलिए आपको डायग्राम याद होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि बात चल रही है, मैं डायग्राम फिर से बना देती हूँ। तो ये जो चीज है, ये जो प्रॉक्सिमल सेंट्रोल है, ये जो है क्योंकि आपको ये न्यूक्लियस ही एक्रोसोम है, तो ये जो प्रॉक्सिमल सेंट्रोल है बेसिकली ये कहाँ दिखता है, तो नेक की तरफ ही दिख रहा है ना, जैसे कि ये नेक, यही तो नेक है। जो प्रॉक्सिमल सेंट्रोल होता है वो हमेशा नेक की तरफ दिखता है। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है इसका काम, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इट इंट्रोड्यूस टू एग, ये क्या कहते हैं क्या काम करता है, प्रॉक्सिमल सेंट्रोल क्या बताता है इसको हमको कि एग वो है उसको फर्टिलाइज करना है, ठीक। इसका ये काम होता है, बताने का काम होता है। द प्रॉक्सिमल सेंट्रोल इज रिक्वायर्ड फॉर द फर्स्ट क्लीवेज, जो प्रॉक्सिमल सेंट्रोल होता है ये इसका क्या क्या जरूरत होती है, तो पहले क्लीवेज में जैसे कि हमने जब ये क्लीवेज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ा था तो आपने पढ़ा होगा कि हमने ये क्लीवेज बताया था ना इस तरह से, किस तरह जब बनाता है दूरी बन जाती है, जिसको क्लीवेज बोलते हैं ना, क्लीवेज के बाद ही गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस चल रहा था। तो इसका जो प्रॉक्सिमल सेंट्रोल होता है इसका क्या रोल होता है, इसका रिक्वायर्ड होता है क्लीवेज बनाने में, ठीक, गैप बनाने में इसका रोल होता है। द पोस्टीरियर सेंट्रोल इज कॉल्ड डिस्टल सेंट्रोल। पोस्टीरियर सेंट्रोल कौन सा सेंट्रोल हुआ, पोस्टीरियर मतलब होता है पीछे का, ठीक। जो पीछे, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि दो सेंट्रोल एक साथ बनते हैं, एक साथ दोनों अरेंज होते हैं, तो एक जो होता है वो दूसरे के ऊपर रहता है,
तो जो हमको ऊपर दिखता है उसको हम एंटीरियर बोलते हैं, मतलब ऊपर की तरफ दिख रहा है। पोस्टीरियर मतलब वो जो पीछे छुपा हुआ है, प्रॉक्सिमल सेंट्रल जो पीछे छुपा हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डिस्टल, डिस्टल सेंट्रोल। ओके, इट चेंज इनटू बेसल बॉडी। अब ये बेसल बॉडी में बदलता है जिसको हम बोलते हैं एक्सियल फिलामेंट। अब आप सोच रहे होगे कि यार ये एक्सियल फिलामेंट क्या आ गया। तो जो एक्सियल फिलामेंट है, जैसे कि ये स्पर्म था, ठीक है, ये स्पर्म था। अब ये जो फिलामेंट बन रहा है, फिलामेंट मतलब ये वाला जो पोर्शन होता है इस तरह से, तो ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं एक्सियल फिलामेंट। ठीक, उसके बाद चेंज इन द माइटोकॉन्ड्रिया। अब अगर माइटोकॉन्ड्रिया में चेंजेस आ गई, माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्पर्मेटिड। अगर माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो दूसरी स्पर्मेटिड के दूसरे पार्ट को क्या कहते हैं बना दिया, इट एक्यूमुलेट अराउंड द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ एक्सियल फिलामेंट बिटवीन द सेंट्रल डिस्टोल। अगर ये इकट्ठा हो गया और इकट्ठा होने के बाद जो प्रॉक्सिमल पार्ट है, प्रॉक्सिमल मतलब वो जो कहते हैं ये वाला पार्ट था इसे सन वाला, जिसको हम प्रॉक्सिमल सेंट्रल बोलते थे, अगर वो यहाँ पे क्या कहते हैं इकट्ठा होके उसने क्या कहते हैं किसके बीच में एक्सियल फिलामेंट बना दिया, प्रॉक्सिमल पार्ट के और डिस्टल पार्ट के, इन दोनों के बीच में, तब की बात चल रही है। ठीक, तो वो क्या करेगा, एक नया एक अलग सा ही पार्ट बना देगा। दीज गेट ट्विस्टेड, तो उसमें क्या होगा कि जो ये दोनों हो जाएंगे, मतलब कौन कौन दोनों, जब प्रॉक्सिमल है, प्रॉक्सिमल और डिस्टल है, ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों ट्विस्टेड हो जाएंगे। ट्विस्ट मतलब क्या होता है, जिसे कहते हैं ट्विस्ट हो गया। ट्विस्ट मतलब होता है एक में जुड़ जाना, एक में मुड़े जाना। ठीक, जुड़ के तब मतलब चिपक जाना एक दूसरे से। These get twisted spiral to form a sheath around the axial filament। तो ये कैसा बना देंगे, एक शीथ, शीथ मतलब एक परत जैसा बना देंगे, किसके साइड साइड में, एक्सियल फिलामेंट के एक शीट जैसे परत जैसा बना देंगे। ठीक, द स्पाइरल शीट प्रोवाइड एनर्जी एंड स्ट्रेंथ टू द स्पर्म। ये जो स्पाइरल शीट बनाते हैं, जैसे कि अभी हमने जब ये बीच वाला पोर्शन पढ़े थे तो हमने देखा था ना, इस तरह से काफी सारे हैं। तो ये जो बनाएगा पोर्शन, ये जो स्पाइरल शीट बनाएगा, ये बेसिकली क्या काम करता है, तो ये स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक, वो भी कब एनर्जी देता है, जब स्पर्म ये कहते हैं मूव करके, जब ये स्पर्म जो मूव करके आगे जाता है ओवम को डिफ्यूज करने के लिए, तो उसको एनर्जी चाहिए होगी। तो उस समय जो ये सीट है जो क्या कहते हैं ट्विस्टेड होके फिलामेंट में क्या कहते हैं बाहर की तरफ एक कवरिंग बना दिए हैं, तो ये उस समय क्या करते हैं, ये एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ठीक, क्यों एनर्जी, क्योंकि एक साथ जो माइटोकॉन्ड्रिया है एक दोनों को एनर्जी दी है, डिस्टल को भी दी है और साथ ही साथ क्या कहते हैं आपके प्रॉक्सिमल को भी दी है, तो एक साथ उसको डबल एनर्जी मिल रही है। इस वजह से एनर्जी मिलने से क्या कहते हैं स्पर्म जो है वो आगे की तरफ बढ़ता है। तो ये जो क्या करते हैं बेसिकली, तो उसको स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ठीक, लॉस ऑफ साइटोप्लाज्म। अब बात चल रही है अगर साइटोप्लाज्म की कमी हो गई या फिर वो नहीं रहा तो क्या होगा। मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ द स्पर्मेट इज लॉस्ट। बहुत सारे साइटोप्लाज्म जो है स्पर्मेट में से क्या हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इट फॉर्म अ थिन लेयर अराउंड द मिडिल पीस। तो ये एक पतली सी लेयर, एक बहुत पतली सी लेयर क्या कहते हैं बनाते हैं, किसके इर्द गिर्द, अराउंड मतलब किसकी तरफ, तो मिडिल पीस के अराउंड, मिडिल पीस के बाहर की तरफ वो क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं साइटोप्लाज्मिक लेयर बनाते हैं। अब वो क्या काम करता है कि जो प्रॉक्सियल पार्ट है हेड का, स्पर्मेटोजोआ का, उसको बेसिकली वो उसके साइड साइड में बनाते हैं, जैसे कि ये स्पर्म है। ठीक, अब इसके यहाँ पे प्रॉक्सियल मतलब नीचे की बात कर लिए, तो यहाँ पे वो क्या कहते हैं एक शीट जैसे बनाएगा, यहाँ भी और यहाँ भी। तो पूरी तरह से एक साइटोप्लाज्म का क्या बनाएगा, एक लेयर बना देगा, एक पतली सी लेयर। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तो बेसिकली डायग्राम तो हम देख चुके हैं स्पर्म का, अब स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए डायग्राम कि स्पर्म में क्या क्या कंटेन होते हैं। जैसे कि स्पर्म का डायग्राम है तो क्या क्या है, स्पर्म क्या कंटेन करता है, हेड, तो इसका ऊपर वाला हेड हो गया। क्या कंटेन कर रहा है, नेक, तो यहाँ का नेक हो गया। फिर मिडिल पीस,
तो मिडिल पीस मतलब ये बीच वाला और टेल मतलब ये सबसे नीचे वाला, ठीक। एट द पॉइंट वेयर द मिडिल पीस, जहां पे मिडिल पीस होता है, ज्वाइन द टेल, मतलब जो मिडिल पीस होता है वो किसको इसके साथ ज्वाइन किया रहता है, टेल पोर्शन को। दिस एक्सल फिलामेंट passes through a ring like a structure called central ring centrole। ये जो एक्सल फिलामेंट है जो जिसको किसको पास करता है, तो सेंट्रल किसको पास करता है, सेंट्रल रिंग, तो वो रिंग क्या कहते हैं, सेंट्रोल को पास करता है, जिसको हम जीनॉन रिंग बोलते हैं। अगर किसी ने आपसे पूछ लिया व्हाट इज जीनॉन रिंग, तो आप क्या बताओगे, पहले तो आप कह दोगे जीनॉन रिंग इज ऑल्सो नोन एज रिंग सेंट्रोल, ठीक। फिर आप क्या कहोगे कि इट पासिस थ्रू द axial filament passes through a ring like structure which is known as xenon ring or ring centrole, ठीक। जो एक्सियल फिलामेंट होता है जब वो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर से वो पास करता है तो उसको हम बोलते हैं रिंग सेंट्रोल। उसके बाद अब यहाँ पे नंबरिंग की बात चल रही है, आपको नंबर पता होना चाहिए इसमें क्या नंबरिंग है। एट द मिड पॉइंट ऑफ मिडिल पीस, मतलब मिड पॉइंट, ये जो मिडिल पीस होता है, यहाँ पे हेड है, यहाँ टेल है, ठीक है, जो मिडिल पीस है यहाँ पे क्या है कि बेसिकली ह्यूमन स्पर्म विल शो माइक्रोकॉन्ड्रिया एट 9+2 और 9+9+2। तो उसमें क्या होता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया जो ह्यूमन स्पर्म है वो क्या शो करता है यहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि हमने देखा कि बेसिकली अगर कोई स्पर्म मूव कर रहा है तो उसको मूव में कौन हेल्प करता है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्यों, क्योंकि वो उसको एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। और उसकी नंबरिंग कैसी होती है, तो उसकी नंबरिंग जो होती है वो 9+2 करके होती है या फिर 9+9+2 करके होती है, ठीक। In the proximal tail point is covered by only two solid protein fibers. They are arranged 2+9+2। जो प्रॉक्सिमल टेल होता है, प्रॉक्सिमल टेल मतलब ये टेल होता है, नीचे साइड वाला टेल है, इसकी बात चल रही है। ये किससे कवर होता है, ये दो सॉलिड प्रोटीन से कवर होता है। तो वो प्रोटीन कौन कौन से हैं, वो प्रोटीन जो होते हैं वो कहते हैं बेसिकली एक साथ अरेंज होते हैं, एक साथ अरेंज मतलब एक साथ बने हुए होते हैं, और उनकी जो बनावट होती है वो होती है 2+9+2, ठीक। अब यही क्या कहते हैं, अगर क्या कहते हैं पूछ लिया जाए कि जो ह्यूमन स्पर्म होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया को किस नंबर मतलब किस तरह से अरेंज किया रहता है, तो आप बता दोगे 9+2 और 9+9+2। अब वही बात कर लीजिए कि जो टेल मतलब नीचे का जो टेल पोर्शन होता है वो कौन सी तरह की प्रोटीन से अरेंज होता है, तो आप बता दो किस तरह से अरेंज होता है, 2+9+2, इस तरह से उसकी अरेंजमेंट होती है। वाइल द एंड पार्ट ऑफ टेल हैज नो प्रोटीन, जो टेल का एकदम अंतिम जो नोक वाला पार्ट होता है, नीचे सबसे नीचे वाला पार्ट, उसमें किसी भी तरह की प्रोटीन कवरिंग नहीं होती है, ठीक। तो उसका अरेंजमेंट कैसा होता है, उसका अरेंजमेंट होता है 9+2। ये थोड़े नंबर है आपको याद करने होंगे कि अगर हम बीच वाले की बात कर रहे हैं तो 9+2 बोलेंगे, फिर 9+9+2 बोलेंगे। फिर अगर हम टेल पोर्शन की बात कर रहे हैं तो वो 2+9+2 होगा, और जो एकदम सबसे नीचे वाले की वहां कोई प्रोटीन कवरिंग नहीं होती है, इसलिए उसका अरेंजमेंट कैसा होता है, 9+2 होता है। उसके बाद फिर लास्ट में ये जो डायग्राम है, आपको ये डायग्राम तैयार होना चाहिए, ठीक। इसमें बेसिकली हमने अभी तक यही देखा कि कैसे इसका डायग्राम है, डायग्राम के साथ साथ इसमें कौन सी चीजें किस तरह से एक्सप्लेन है। तो इसलिए अगर हमको ये जो ये स्पर्म का पूरा डायग्राम है, अगर हमको ये तैयार हो गया तो फिर क्या होगा कि हमें किसी और चीज को दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसी के बेस पर काफी चीजें हम डिफाइन कर लेंगे, क्योंकि हमने भी क्या देखा कि सबसे ऊपर वाले पार्ट में क्या बता रहा था कि एक्रोसोम होता है, फिर क्या है कि एक्रोसोम कैसा होता है, तो कैप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, वाकई में कैप लाइक स्ट्रक्चर बनाया है। एक्रोसोम को कवर करने के लिए कौन है, तो एक्रोसोम मेम्ब्रेन है। फिर एक्रोसोम के जस्ट नीचे कौन है, तो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस कहाँ होता है, कि हेड पोर्शन में होता है। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, ये जो हेड पोर्शन इसको कवर करने के लिए कौन है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। फिर हमने ये देखा कि जो नेक वाले पार्ट में वहां पे वो कौन है, तो नेक वाले जो पार्ट में वो प्रॉक्सिमल सेंट्रोल है। नेक वाले पार्ट में क्या प्रेजेंट होता है, प्रॉक्सिमल सेंट्रोल प्रेजेंट होता है, ठीक। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो माइक्रोकॉन्ड्रियल स्पाइरल है बेसिकली ये क्या काम करता है,
तो ये स्पर्म को मोटाइल मतलब स्पर्म को मूव करने में क्या करता है कि एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद फिर मिडिल, ये कहते हैं आपके मिडिल पीस में पाया जाता है। रिंग सेंट्रोल जो होता है, रिंग सेंट्रोल को कौन पास करता है? तो ये जो रिंग सेंट्रोल आपको बना हुआ है, इसको हमने देखा था कि जैसे कभी हमसे पूछ लिया कि व्हाट इज रिंग सेंट्रोल या फिर जेनॉन सेंट्रोल की बात कर ली, जेनॉन सेंट्रोल या फिर जेनॉन रिंग की बात कर ली, तो हम क्या बताएंगे? तो बेसिकली जो एक्सियल फिलामेंट है, जैसे कि आप देखो डायग्राम, एक चीज देखो ध्यान से, तो आपको एक चीज देखोगे कि जो एक्सियल फिलामेंट सबसे नीचे है, जब ये क्या कहते हैं ऊपर से रिंग पोर्शन को क्रॉस करते हुए आगे निकलेगा तो उसको हम बोलते हैं रिंग सेंट्रोल, ठीक।